एजेंडा पाकिस्तान के साथ नाजरीन आमिर ज़िया हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की कामयाबी या नाकामी का फ़ैसला बड़ी हद तक एक महाज पर होगा और वो है मईशत। अगर वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब मईशत को पटरी पर लाने में कामयाब हो जाते हैं तो अवाम को बदउनवान अफराद के एहतसाब भी अच्छा लगेगा। वो हुकूमत की सादगी और किफ़ायत शारी की मुहिम पर भी तालियाँ बजाएंगे और वज़ीर आज़म हाउस को दरसगाह में तब्दील करने पर भी खुश होंगे। लेकिन अगर मईशत मुश्किलात का शिकार रहती है तो वज़ीर आज़म इमरान खान न 1 करोड़ अफराद को नौकरियाँ देने का वादा पूरा कर सकेंगे और न 50 लाख नए घर तामीर कर पाएंगे। वादे पूरा न करने का जो भी नुकसान है, उससे जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ये कि एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। महंगाई, बेरोज़गारी में इजाफ़ा होगा, क्योंकि फ़िलवक्त लग ये रहा है कि वज़ीर ख़जाना का ज़ोर जो है वो एग्रीगेट डिमांड कम करने पर है, यानी कि मजमूई तलब कम करने पर है, जिससे माशी नमू जो है वो मज़ीद सुस्त होगी, गुर्बत में इजाफा होगा उसकी वजह से। यकीनन ये दुरुस्त है कि पीटीआई हुकूमत जो है उसको एक बदहाल मईशत जो है वो विरसे में मिली और कोई भी ये तवक्को नहीं कर सकता कि जी वज़ीर ख़जाना साहब जादू की छड़ी लहराएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन ताजिर, सरमायाकार, मंडी और बाज़ार और सबसे बढ़कर अवाम ये तवक्को करने में हक़ बजानिब हैं कि असद उमर साहब अपनी पॉलिसियों की जो सिमत है कम से कम वो वाज़े करें, माशी महाज पर छाई हुई धुंध का खात्मा करें और माजी पे तनकीद की जगह मसाइल के हल पर बात करें। पीटीआई के 4-4.5 माह के दौरे हुकूमत में शरह सूद जो है वो 7% से बढ़कर कोई तकरीबन 10.5% हो गया है, जो हुकूमत की हिकमत अमली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक और फैसला जिसे माहिरीन गलत करार दे रहे हैं और ख़ुदकुश करार दे रहे हैं वो है 10 साला पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की शरह सूद में रिकॉर्ड इजाफे का। इसे 8.7 से बढ़ाकर जनाब 13.2 कर दिया गया है। इसी तरह 4 माह की कलील मुद्दत में रुपए की कदर में 10% कमी हुई है। मंडियां, बाजार जो हैं वो हिले हुए हैं कि पाकिस्तानी करेंसी जो है मज़ीद कमज़ोर होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि गालिबन यही IMF की शर्त है। इसी तरह गैस की कीमतों में 25% इजाफा कर दिया गया है और हम सबको अब इंतज़ार है बिजली के जो है नर्ख को बढ़ने का। मईशत के हवाले से मजमूई कैफियत जो है वो इस्तराब, परेशानी और एक मंडलाते बहरान की है, जिसे वज़ीर ख़जाना अपनी तकारीर, इंटरव्यू से दूर करने में नाकाम रहे हैं। आज एजेंडा पाकिस्तान के एजेंडे पे है मईशत और हमने आज नाज़रीन 2 ऐसी शख्सियात को अपने प्रोग्राम में दावत दी है कि जिनका हाथ जो है वो मार्केट की नब्ज़ पे रहता है। फैसल बंगाली साहब कैपिटल और फाइनेंशियल मार्केट्स के चोटी के माहिरीन में इनका शुमार होता है। AKD इन्वेस्टमेंट के CEO रह चुके हैं और आजकल अपनी एक निजी कंसल्टेंसी जो है उससे मुंसलिक हैं। हमारे साथ आसिफ कुरैशी साहब जो हैं वो लंदन से हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप पर। ऑप्टिमस कैपिटल के चेयरमैन हैं। कराची का एक मारूफ ब्रोकरेज हाउस है। मकामी और गैर मकामी सरमायाकारों से डील करने का आसिफ कुरैशी साहब एक बहुत तवील जो है वो एक तजर्बा रखते हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ आज के प्रोग्राम में। जनाब फैसल बंगाली साहब, ये बताइएगा कि जब भी मईशत की बात आती है तो माहिरीन का कहना ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो अहमियत होती है वो सेंटिमेंट की और परसेप्शन की होती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी जो मंडियां हैं, हमारे जो बाज़ार मार्केट्स हैं, क्या पीटीआई की हुकूमत जो है इनको एतमाद में लेने में नाकाम रही है, जो हमें वहाँ पर एक हिजान की कैफियत नज़र आती है? और इसकी वजह क्या है कि पॉलिसियों का ना होना या ये लोग उसकी तशरीह नहीं कर पा रहे अपनी पॉलिसीज़ की? जी आमिर साहब, पहली बात तो ये है कि जब गवर्नमेंट ने जब हुकूमत संभाली है, पीटीआई की हुकूमत ने, तो उसे काफ़ी चैलेंजेस का सामना था। फिस्कल डेफिसिट हमारा आउट ऑफ कंट्रोल था, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत तेज़ी से गिर रहे थे और डेंजरसली लो हो गए थे। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जुलाई से बहुत तेज़ी से पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से, ईरान सैंक्शंस की वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई थी और एक बहरान इमर्जिंग मार्केट्स में चल रहा था इस साल जनवरी से, जब US फेडरल रिज़र्व ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे। तो जब इस हुकूमत ने जब अपनी बागडोर संभाली है उस वक्त से इसे काफ़ी चैलेंजेस का सामना था। उसके बाद आते के साथ इन्होंने सबसे पहले जो चीज़ को अटैक किया जो बहुत क्रिटिकल थी वो थी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्टेबलाइज़ करना। जो इन्होंने ये डील्स की हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ और चाइना के साथ, उससे हमें शॉर्ट टर्म में तो स्टेबिलिटी मिली है। इसके अलावा इन्होंने एक और हमारा फिस्कल डेफिसिट जो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, उसकी बहुत बड़ी वजह थी हमारी सर्कुलर डेट, जो बहुत गर्दिशी कर्जा जिसे कहते हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। उसको अटैक करने के लिए इन्होंने गैस के रेट और बिजली के रेट की बढ़ाए हैं, लेकिन उस
उतने नहीं बढ़ाए जितनी की ज़रूरत थी, जितनी ओगरा की रिकमेंडेशन थी, लेकिन कुछ हद तक इन्होंने बढ़ाए हैं। इसके अलावा इन्होंने आने के बाद जो है जो फिस्कल डेफिसिट है उसके लिए भी इन्होंने गवर्नमेंट के खर्चे भी इन्होंने काफ़ी हद तक कम किए हैं। तो कुछ इकदामात इन्होंने लिए हैं जिसकी वजह से जो है इनिशियल स्टेबिलिटी तो आई है मईशत में, लेकिन क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे तो कोई इमीडिएट जो लोगों को कुछ इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जब फिजिकल स्पेंडिंग कम होती है तो उसके अंदर इकोनॉमी में नेचुरल एक स्लो डाउन भी आता है। तो वो कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो लोगों को फील हो रहे हैं और लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद हुकूमत जो है इन चीज़ों पर सही काबू नहीं पा रही। दुरुस्त। आसिफ साहब, बिल्कुल जो जिस तरह फैसल साहब ने बयान किया, सबको पता है कि इन्होंने विरसे में बहुत ज़्यादा मुश्किलात इनको मिली इस हुकूमत को, लेकिन जो इनका इस्लाहात का एजेंडा था और जिस लोगों को तवक्को थी कि एक आकर ये एक अपना मिड टर्म प्लान देंगे, लॉन्ग टर्म प्लान देंगे, उसके अंदर हमें नज़र नहीं आता कि वो सूरत या जो कहते हैं ना कि जल्दी उन्होंने उसमें काम किया हो उसके ऊपर। तो क्या वजह है? उसकी वजह से हम ये भी देखते हैं कि जो मार्केट्स हैं, जो मैं बात करता हूँ, चाहे स्टॉक मार्केट के लोग हों, चाहे वो सरमायाकार हों, वो बड़ा अनसर्टन है, गैर यकीनी सूरत हाल के शिकार हैं। जी आमिर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मेरा ख्याल है फैसल ने बहुत अच्छे तरीके से रिकैप किया कि गवर्नमेंट ने जब टेक ओवर किया जुलाई में, बल्कि इनफैक्ट अगस्त में इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, तो उस वक्त हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का शिकार थी और लोगों की जनरल एक्सपेक्टेशंस जो थी वो यही थी कि ये पीटीआई गवर्नमेंट जो है, क्योंकि अपोजिशन में रही है, उसको अंदाज़ा है कि हमारे चैलेंजेस किस किस्म के हैं, तो कोई प्लान ऐसा लेके आ सकेगी जो शॉर्ट टर्म में भी शायद रिलीफ प्रोवाइड करेगा। ऑल्दो जो लोग इकोनॉमी के नंबर्स को देख रहे थे उनको अंदाज़ा था कि ये कोई छोटा चैलेंज नहीं है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिहाज से काफ़ी बड़ा मॉन्यूमेंटल किस्म का चैलेंज है जो इनको फेस करना पड़ रहा था। लेकिन जो चीज़ें अभी तक की गई है इसमें देखें, इस गवर्नमेंट ने जिस किस्म का चैलेंज इनहेरिट किया, जिस किस्म का मैस इनहेरिट किया, इनको मल्टी ट्रैक स्ट्रैटेजी पे काम करने की ज़रूरत है। इसमें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि कुछ इनके फिलोसॉफिकल जो आइडियाज़ हैं वो तो सही डायरेक्शन में है कि गवर्नेंस इंप्रूव करनी है, आपने अच्छे लोगों को अपॉइंट करना है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इमीडिएट मेजर्स भी रिक्वायर्ड हैं और कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्शन को सेट करती हैं और जो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देती हैं, जहाँ पे प्रॉब्ली इट्स टू अर्ली टू जज के जी ये फेलियर हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन बाहर अगर कुछ मिस स्टेप्स होते नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ों में डिलेज होते नज़र आ रहे हैं, जिस तरह फैसल ने अभी बात की इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्राइसेस की, गैस की प्राइस बढ़ा दी, इनको बेनिफिट ये हुआ है कि रीसेंट मंथ्स में इंटरनेशनल ऑयल प्राइस भी नीचे आ गई है, तो शायद गैस की हद तक सर्कुलर डेट पे हम काफ़ी काबू पा लेंगे। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, वो है इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्कुलर डेट है जो वहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, जिसका नंबर बहुत मैसिव हो गया है। जो सर्कुलर डेट की फिगर्स, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जुलाई में, बड़ी तफसील से हम बात करेंगे ज़रा सा प्रोग्राम में आगे जाके। मैं चाह रहा हूँ कि इस वक्त ज़रा आप दोनों माहिरीन जो हैं, क्योंकि आपका स्टॉक मार्केट से भी ताल्लुक़ है, फाइनेंशियल मार्केट से भी है, मैं इस वक्त एक सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ कि जो सेंटिमेंट है वो हमें बड़ा मनफी नज़र आ रहा है, और उसके मनफी होने की जो बहुत बड़ी वजह ये है कि कहना बाज़ जो हमारे बड़े लीडिंग ब्रोकर्स भी हैं और सरमायाकार भी हैं कि जी उनको सिम्त जो है वो वाज़े होती हुई नज़र नहीं आ रही है। आसिफ साहब, मैं इसी पे फिर फैसल साहब से भी फीडबैक लूँगा। जी आसिफ, क्या कहते हैं? जी, इस पे कुछ इस बात से मैं एग्री करूंगा किसी हद तक कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रही। मतलब हम कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो देखते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि जो पॉजिटिविटी इस्टेब्लिश होती है उसको ख़त्म कर देती है। फॉर एग्जांपल यूएई की खबर आई अभी रिसेंटली कि यूएई पाकिस्तान को $3 बिलियन डिपॉजिट प्लेस करवा रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान। लेकिन उसके फ़ौरन बाद हमने दो चीज़ें देखी। एक, गवर्नमेंट ने इजारा सुकूक जो मैच्योर हो रहा था इस्लामिक बैंक्स का, उसका बाय मॉडल किया बड़े हाई रेट के ऊपर। वो ट्रेजरी बिल -50 बेसिस पॉइंट पे पहले इशू हुआ था 3 साल का पेपर, वो अब बाय मॉडल हो रहा है उसका 11.5% पे, जो कि बड़ा हाई रेट है। इसके बाद इन्होंने 26 तारीख को जो पीआईबी ऑक्शन किया है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड का, हाँ जी, 10 साल का जो गवर्नमेंट का बॉन्ड है, और 3, 5, 10 और 20 चारों टेनर से। लेकिन जस्ट टू इलस्ट्रेट, जो 10 साल का बॉन्ड था उसकी पिछले ऑक्शन में, जो कि जून में कामयाब ऑक्शन हुआ था जिसमें कट ऑफ दिया गया था, उस जून में जो शरह सूद थी 10 साल के बॉन्ड की, वो 8.7% सेट हुई थी। वो लेटेस्ट पीआईबी ऑक्शन में वो शरह सूद बढ़ के तकरीबन 13.2% हो गई। 450 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज वो मार्केट के लिए, और वो भी लॉन्ग टर्म रेट्स के अंदर। जनरली होता यह है कि जब इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स करता है, ऊपर की तरफ जाता है, शॉर्ट टर्म रेट्स ज्यादा बढ़ते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रेट्स
उस हिसाब से नहीं बढ़ते। लेकिन यहाँ जो क्वांटम इंक्रीज आया लॉन्ग टर्म रेट्स का, वो इतना शॉकिंग था फॉर द मार्केट कि जो इनिशियल हमें पॉजिटिविटी नजर आई थी यूएई के डिपॉजिट्स के ऊपर, और जो सऊदी हमें फाइनेंसिंग मिल रही है, जो डिपॉजिट्स प्लेस हो रहे हैं $3 बिलियन के, और बाकी जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स थी, उसको काफी हद तक उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। आपने हाँ अहम नुक्ता उठाया। मैं चाहूँगा फैसल बंगाली साहब, यकीनन ये जो पीआईबी का ऑक्शन हुआ उस पर हमने देखा बड़ी तनकीद आई, और उसको जो लोगों का मेन क्रिटिसिज्म ये कि जी लॉन्ग टर्म में आपने शरह सूद को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, उसके ज़ाहिर है कि मुल्क पे कर्ज़ों का बोझ भी बढ़ा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी महंगी होगी। क्या कहते हैं कि ये किस हद तक ज़रूरत थी इस तरह के फैसले की, ऐसे बचा जा सकता था? बिल्कुल बचा जा सकता था। अगर हम पिछले 2.5 साल में देखें तो जो सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है दुनिया का, यूएस फेडरल रिजर्व, उसने अपना इंटरेस्ट रेट 0% से बढ़ा के पिछले इसी महीने 2.5% किया है। ये वक्फे से बढ़ा के उन्होंने तकरीबन 2.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। इसी दौरान हम अगर यूएस 10 ईयर बॉन्ड देखें तो उसकी जो यील्ड है वो 1.25% से बढ़ के सिर्फ 3.25% पे पहुंची है, यानी कि वो सिर्फ 1.5% बढ़ी है, जबकि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट 2.5% बढ़ गया है। हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट 4.25% बढ़े थे और हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट 5% के करीब बढ़ गए। तो हमने तो काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाया है हमारे इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को भी, और गवर्नमेंट की जो डेट पेइंग एबिलिटी है उसको भी। सबसे बड़ा बोरोवर हमारे इस इकॉनमी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जिसका तकरीबन 20 ट्रिलियन रुपीस की डेट आउटस्टैंडिंग है। तो अगर हम सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो हमें तकरीबन 200 अरब रुपए का नया रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है उसकी वजह से। और यहाँ पर आपने देखा होगा मिनी बजट, और ये जब गवर्नमेंट लाती है वो 30-40 अरब का रेवेन्यू ढूंढ रही होती है उस अपने टैक्स इंक्रीजेस की वजह से। तो 200 अरब तो बहुत ही मोन्यूमेंटल अमाउंट है। इसके अलावा इससे एक बहुत बड़ा जो सेटबैक आएगा वो हमारे एनएसएस के रेट्स पे होगा, क्योंकि पीआईबी में तो गवर्नमेंट के पास फिर भी ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकती है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा ले सकती है। लेकिन एनएसएस में तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी जो कॉरपोरेशन है वो जाके जितना चाहे अमाउंट वहाँ डिपॉजिट करा सकती है, और ये बेंचमार्क होता है इनका पीआईबी का जो रेट होता है। तो ये जो पिछले 3 दिन में जो हमने स्टॉक मार्केट में भी जो मंदी देखी है उसका ये बहुत बड़ा रीज़न यही है कि ये हमारे लॉन्ग टर्म रेट्स बहुत शार्पली बढ़े हैं और बहुत अनएक्सपेक्टेडली बढ़े। अच्छा फैसल साहब, क्या वजह है हुकूमत की इस फैसले की? क्या हिकमत है, क्या सोच के उन्होंने ये फैसला किया, जिसके जो मैं पुराने स्टेट बैंक के लोगों से बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं जी बड़ा मनफी इसका इम्पैक्ट आएगा, इससे बचा जा सकता था, बचना चाहिए था, उसके बावजूद इन्होंने किया। तो यहाँ भी कोई कहते हैं ना मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस तो होगी जी। सर देखें, अपेरेंटली तो कोई ऐसी जल्दी नहीं नज़र आती, क्योंकि स्टेट बैंक ने खुद ही थोड़े टाइम पहले एक नई इंस्ट्रूमेंट भी मार्केट में लाए थे जो फ्लोटिंग रेट पीआईबी था। हाँ। इस वक्त तो बहुत शदीद ज़रूरत थी कि हम उस फ्लोटिंग रेट पीआईबी को भी इस्तेमाल करते, हम ऑक्शन की साइज़ को छोटा रखते। हम ऑक्शन की साइज़ तो खैर अभी भी काफ़ी छोटी रही है, लेकिन हमें इतना रेट बढ़ाने की जो बेंचमार्क हो जाएगा उसकी ज़रूरत नहीं थी। हाँ, एक लॉबी ज़रूर है इस वक्त जो इस चीज़ को आईएमएफ के बिहाफ पर बहुत वो एडवांस कर रही है कि रोल ओवर रिस्क है गवर्नमेंट के पास, कि गवर्नमेंट का जो डेट है उसकी प्रोफाइल जो है बहुत शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म में शायद वो रोल ओवर ना हो। मेरे ख्याल में जो ये है ये बहुत एग्जैजरेटेड रिस्क है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारा रुपी है वो कन्वर्टेबल नहीं है। तो जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है उसके पास चॉइस नहीं है कि वो सिवाय रुपी के और कहीं वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता है रुपी डिनोमिनेटेड एसेट्स के अलावा। तो अगर गवर्नमेंट उनको पीआईबी लॉन्ग टर्म नहीं देगी तो वो क्या करेंगे? वो शॉर्ट टर्म पीआईबी ले लेंगे या वो इससे भी कम जाएंगे, टी बिल्स ले लेंगे। लेकिन सूनर और लेटर उनको आना ही पड़ेगा पीआईबीज़ पे, और जहां गवर्नमेंट रेट कंट्रोल कर सकती है और अपनी बोरोइंग कॉस्ट को भी नीचे रख सकती है, उससे ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा रेट बढ़ाने के लिए। हो सकता है ये शायद आईएमएफ को खुश करने के लिए उन्होंने शॉर्ट टर्म तो एक ऑक्शन के लिए इस रेट को बढ़ाया हो, लेकिन इसे सही करने के लिए उन्हें फिर अगले 2 से 3 ऑक्शन लग जाएंगे इस रेट को नॉर्मलाइज करने में। दुरुस्त कह रहे हैं आसिफ साहब, डिस्काउंट रेट में भी इजाफा हुआ। अच्छा, ये जो एक फ़लसफ़ा असद उमर साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले भी कहा था कि जी एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, उससे मुराद ये कि ज़ाहिर है कि तलब जितनी कम होगी, अच्छा उससे जब वो जो कहते हैं माशी नमू सुस्त होती है तो उसका तो मईशत पे मनफी असर जाता है, बेरोज़गारी के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, सब चीज़ों के हवाले से।
तो कोई और राह नहीं है जब हम देखते हैं कि हमारे खित्ते में जो बाकी ममालिक हैं, भारत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, हत्ता कि बांग्लादेश की ग्रोथ रेट बहुत हाई है, हम लोग जो हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड एंड फेल्ड फॉर्मूलाज के ऊपर जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, इसमें दो तीन एस्पेक्ट्स हैं इस बात के। पहली बात तो ये है कि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है वो ओवरनाइट या बड़े शॉर्ट टर्म में एड्रेस नहीं हो सकते। हाँ। उनके लिए तो आपको एक वाज़ेह तौर पे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी चाहिए, और इस गवर्नमेंट की एक बड़ी क्लियर जो फोकस है एक्सपोर्ट्स पे, वो बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। इन्होंने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए काफी सारे इकदाम अनाउंस किए हैं, जिसका और जो हमारी करेंसी में डिवैल्यूएशन हुई है उसका बेनिफिट हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को डेफिनेटली होगा। लेकिन जो आपकी बात है उसमें कोई शक नहीं, जो पीटीआई की फिलॉसफी है, जो प्राइम मिनिस्टर कई दफा कह चुके हुए हैं और कई दफा वो चाइना की एग्जांपल दे चुके हैं कि चाइना ने बहुत 300 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला, तो वो चाइना उसी वक्त कर सका कि जब उसने 10% हाई ग्रोथ होगी। हाँ। 3% 4% ग्रोथ से आप लोगों को पॉवर्टी पे ले जा तो सकते हैं, निकाल नहीं सकते। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि शॉर्ट टर्म में ये मुमकिन नहीं है कि हम बहुत हाई ग्रोथ स्ट्रेटेजी चले जाएं। पिछले 5 से 10 सालों में, स्पेशली पिछले 5 सालों में जो हमारी ग्रोथ स्ट्रेटेजी रही है, और पिछले 5 में से भी जो लास्ट 3 साल थे, वो बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट ड्रिवन थी। मतलब जिसमें सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे बेतहाशा स्पेंडिंग की और उसने ग्रोथ जनरेट की, लेकिन वो किसी लिहाज से भी सस्टेनेबल मॉडल नहीं था। वो स्टेरॉइड्स पे एक किस्म की ग्रोथ जनरेट की जा रही थी। स्ट्रक्चरली कोई प्लान ग्रोथ नहीं थी। हाँ। कोई हमने अपने क्लियर टारगेट सेट नहीं किए थे कि हमने किन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, किस तरीके से लॉन्ग टर्म ग्रो करना है। तो ये बहरहाल जो अभी हम जिस क्राइसिस से गुजर रही है, ये पुरानी पॉलिसीज का नतीजा है। आज जो पॉलिसी सेट की जाएंगी उनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म अगले 2 सालों में नजर आना शुरू होगा। उससे पहले एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादती की बात होगी। तो हम एक लीन पीरियड से डेफिनेटली गुजरेंगे। नहीं, लेकिन इसमें आसिफ साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो फल होगा वो 2 बरस के बाद नजर आएगा, 3 बरस के बाद नजर आएगा, लेकिन उस फल को पाने के लिए, जो मीठा फल हो, उसके लिए इक़दाम तो आज से करने होंगे। अच्छा, उसमें हम देखते हैं कि जो बहुत ही अहम फैसले वो नहीं हो रहे। डेट मैनेजमेंट की बात लें, वो ओहदा खाली पड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि बहुत सारे और इश्यूज ऐसे हैं कि जैसे डिस्काउंट रेट की बात की, पीआईबी ऑक्शन की बात की, तो उस पर लग ये रहा है कि लोगों को एतमाद बहाल नहीं हो रहा कि हुकूमत क्या करने जा रही है। लग रहा है कि अडल्ट सुपरविजन की जरूरत है इन्हें। जी, आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं करूंगा। कुछ चीजें जो हैं वो बहरहाल उस पेस पे जिस पे एक्सपेक्ट की जा रही थी वो नहीं हो पा रही, और जो डायरेक्शन मार्केट शायद एक्सपेक्ट करती थी वो डायरेक्शन हम अभी तक नहीं ले सके। डीजी डेट की पोजीशन इंपॉर्टेंट पोजीशन है बहुत, और वो जिस तरह आपने कहा वो पिछले तकरीबन 3 महीने से वो पोजीशन खाली है। इस दौरान एक बहुत बड़ा पीआईबी ऑक्शन कर दिया गया, और इसका इम्पैक्ट जो है वो खाली ये नहीं कि हमने 8.5 बिलियन रुपए 10 साल के बॉन्ड से रेस कर लिए, छोटा अमाउंट है। इसकी जो सिग्नल मार्केट में गया वो खासा नेगेटिव है, और ये एंटिसिपेशन, ये एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो गई है कि आगे जाते हुए इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसमें मैं अगर एक आध बात क्विकली कर सकूं, जी प्लीज। पाकिस्तान में पहले भी हाई रेट्स रहे हैं। अभी भी गवर्नमेंट की साइड से जो रीजन मैं आज ही अखबार में पढ़ा था, जो दिया गया कि जी रोल ओवर रिस्क, रीप्राइसिंग रिस्क उनको लग रहा है। जिस तरह फैसल ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी जो होती है वो हमारे सिस्टम का पार्ट ही रहती है, तो वहां पे आप रोल ओवर रिस्क की बात नहीं कर सकते, या रोल ओवर का रिस्क नहीं होता। रीप्राइसिंग का रिस्क, जब इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी बहुत हाई हैं, तो उससे हायर रेट पे रीप्राइसिंग तो शायद नहीं होगी अगले सालों में, वो तो नीचे की तरफ रीप्राइसिंग होगी। तो जनरली जो बोरोवर होता है, जब हिस्टोरिकल लेवल से रेट्स ऊपर चले जाते हैं, तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो फ्लोटिंग रेट पे बोरो ज्यादा करे, ताकि आगे जाते हुए जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाना शुरू हो तो उसका अपनी पोजीशन को, हाँ, उसका बेनिफिट उठा सके। और जब रेट्स हिस्टोरिकल लेवल से नीचे होते हैं तब फिक्स रेट बोरिंग की जाती है। तो मेरे ख्याल से जो आर्गुमेंट प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये हमारा रोल ओवर रिस्क है या रीप्राइसिंग रिस्क है, वो आई थिंक शायद को अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांसमिशन सिस्टम की ये लिक्विडिटी जो है ये पाकिस्तान के सिस्टम का पार्ट ही रहेगी। अनलेस के डिपॉजिट्स पाकिस्तान के लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम से निकल जाए, करेंसी सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या पैसे पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, लेकिन जिस तरह फैसल ने कहा पाकिस्तान से बाहर वो पैसे जा नहीं सकते क्योंकि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबल नहीं है, तो इसने सिस्टम का पार्ट रहना है। आपने मार्केट से एंगेज करना है
और लोगों को कॉन्फिडेंस देना है कि आगे जाते हुए शायद रेट्स ज्यादा देर ऊपर होल्ड नहीं करेंगे, मे बी 6 महीने या साल के अंदर इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स करेगा। ये आपने बड़ी अहम बात की आसिफ कुरैशी साहब। मैं चाहूंगा कि फैसल साहब से इस पे तबसरा लूं। कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जनाब इंगेज रहना मार्केट के साथ और उन्हें इतमाद देना है, उनको भरोसा उनका बढ़ाना है। यही चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। क्या वजह फैसल साहब, कहाँ पर कमी है? क्या टीम जो है अच्छी तरह काम नहीं कर पा रही, अपना पैगाम सही तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे? क्या वजह है आपके नज़दीक? आबिद साहब, मुझे एक और भी वजह इसकी नज़र आती है। टीम तो ये आहिस्ते आहिस्ते प्लेस में जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते इन्होंने नया ACCB का चेयरमैन अपॉइंट किया है। इसी तरह दूसरी जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस खाली हैं उनके लिए एड्स आ चुकी हैं अखबार में, अपॉइंटमेंट का सिलसिला जारी है। और इस गवर्नमेंट जो है एक बहुत ही प्रोसेस को फॉलो कर रही है। पुरानी गवर्नमेंट्स की तरह एडहॉक अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन इसके अलावा मुझे एक और इम्पॉर्टेंट जो बात नज़र आती है स्पेशली कैपिटल मार्केट्स के हवाले से, वो ये है जिस तरह आसिफ ने बताया, क्योंकि हम एक बहुत ही एक समझ लें जिस तरह उन्होंने कहा एक स्टेरॉइड्स पे ये इकोनॉमी चल रही थी। बहुत जो एसेट प्राइस इन्फ्लेशन था वो बहुत ज़्यादा था पिछले 3-4 साल में। आप जो है रियल एस्टेट देख लें या स्टॉक मार्केट देख लें, उसमें लोगों को अप्रिसिएशन बहुत मिल रहा था। तो वो तो ऐसे भी अनसस्टेनेबल था। तो कुछ लोग जो आप जो कह रहे हैं ना, लोग डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, वो इसलिए भी हो रहे हैं कि वो एक हाई से नीचे उतर रहे हैं। उनमें से एक मैं बहुत क्रूडली कह दूं तो थोड़ा सा उनका नशा भी उतर रहा है कि जिस तरह वो एक बहुत हाई पे चल रहे थे, तो वो भी उनको वो फीड नहीं हो रहा। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। बट ये नॉर्मल है। आई थिंक किसी भी इकोनॉमी में, अगर हम US का 2008 का एग्जांपल देख लें, वहाँ पर भी वो इकोनॉमी स्टेरॉइड्स पे चल रही थी। जैसे ही वो स्टेरॉइड हटे तो उनको एक बहुत बुरा शॉक मिला था उसके बाद। लेकिन वो इकोनॉमी आज उधर बहुत आगे निकल गई है 2008 से। तो हम भी अगर हम 2-3 साल का व्यू बनाएं तो हम भी इधर से बहुत आगे होंगे। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे काम करने हैं जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है। अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर का ही एग्जांपल देख लें तो वीट में, शुगर केन में, जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रही हैं, उनको डिस्टर्ब करती रही हैं, वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स अभी भी नजर आ रही हैं। हमारी जो वीट की प्राइस है वो दुनिया की प्राइस से बहुत ज़्यादा है। जरा इस पे शुगर की प्राइस हमारी दुनिया से बहुत ज़्यादा है। हम इस पे यकीनन बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन यहाँ पे लेना एक वक्फा। वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे तो दो बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं हमारे सामने। पाकिस्तान की जो मईशत, उसका एक बहुत बड़ा जो मसला है, गंभीर मसला, मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, वो है तवानाई के शोबे के अंदर जो हमारे यहाँ मसाइल हैं, गर्दिशी कर्जा है, उस पर भी बात करेंगे। और ये भी बात होगी कि जो सुस्त मईशत की नमू होती है, उसकी ग्रोथ जो होती है, इकनॉमिक ग्रोथ, उसके क्या मनफी असरात पड़ते हैं हमारी मईशत पर या आवाम पर, उस पर बात होगी, लेकिन वक्फे के बाद। जनाब एजेंडा पाकिस्तान में नाजरीन एक मरतबा फिर खुशामदेद। और हमारे आज के एजेंडे पर है मईशत और इस मईशत की सिमत क्या होगी आने वाले दिनों में। आसिफ कुरैशी साहब हमारे साथ हैं और फैसल बंगाली साहब माहिर माशियात दोनों हमारे साथ हैं कराची से और लंदन से। आसिफ कुरैशी साहब, सुस्त शराय नमू, इसके गर्दाम में लगता है कि पाकिस्तान फंस गया है और इसके जो मनफी असरात होंगे हमारी मईशत पर, उस पर कुछ हम लोगों ने वक्फे से पहले भी बात की। आपकी नज़र में क्या इससे निकलने की साइकिल से, मनफी साइकिल से निकलने की क्या वो होगा, रास्ता क्या होगा? देखिए आमिर साहब, इसमें जिस तरह मैंने पहले अर्ज की थी वो ये कि पिछले 5 सालों की जो ग्रोथ थी वो लार्जली फिस्कल डेफिसिट ड्रिवन थी, जिसमें पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग का बहुत बड़ा रोल रहा और उसने ग्रोथ में काफ़ी बड़ा कलीदी किरदार जो था अदा किया। प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान का पिछले 10 सालों से कोई इकोनॉमी में बड़े तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, कि पिछली गवर्नमेंट और उससे पिछली गवर्नमेंट, इन दोनों गवर्नमेंट्स की फिलॉसफी में शायद ये एलिमेंट था कि वो बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर का रोल एक्सपैंड करना चाह रहे थे। अब पब्लिक सेक्टर में तो कैपेसिटी नहीं है कि वो इकोनॉमी को मजीद स्टिमुलेट कर सके। फिस्कल पॉलिसी तो हमें अपनी कॉन्ट्रैक्शन ही करनी है, हमने अपने डेफिसिट्स को नीचे लेके आना है, क्योंकि हमारे पब्लिक डेट का बर्डन बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका हुआ है। अच्छी बात जो है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में स्लैक बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट टू GDP रेशो थी
वो सन 2008 में तकरीबन 27 से 28% थी, जो कि अब 15% के करीब आ चुकी हुई है। अब बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स पाकिस्तान के जो इस वक्त नेट कैश पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, बहुत सारी पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं जो बहुत बड़ी इक्विटी पोजीशंस पे बैठी हुई हैं। आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दे दूं, तकरीबन 650 अरब रुपए की ओडीडीसी की इक्विटी है, 250 अरब रुपए की या 100 अरब से ज्यादा पीएसओ हैं। तीन कंपनियां मिला के तकरीबन 900 बिलियन रुपए की इन तीन कंपनियों की मजमूई इक्विटी बेस है, जबकि इनके ऊपर कोई डेट नहीं है। इसी तरीके से पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े बिजनेस ग्रुप्स जिनके साइज पिछले 10 सालों में बहुत बड़े हो चुके हुए हैं, उनके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी मौजूद है। अब सिर्फ जो मसला है वो ये है कि हमने डायरेक्शन सेट करनी है कि हमने किस डायरेक्शन में मूव करना है, और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को आपने बहाल करना है प्राइवेट सेक्टर से एंगेज करके। हमारी जो ग्रोथ होगी गोइंग फॉरवर्ड वो ज्यादा प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन होनी भी चाहिए, और इन ऑल लाइकलीहुड होगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करने के लिए पहले आपने उसको एक माहौल क्रिएट करना है, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है कि हम किस तरीके से आगे जाएंगे, किन सेक्टर्स में हमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। हमें ज्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें उन सेक्टर्स में जो एक्सपोर्ट प्रमोट कर सके उनमें इन्वेस्टमेंट करनी है, उन सेक्टर्स में कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में रोल प्ले कर सकते हैं वहां इन्वेस्टमेंट करनी है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सुनहरी अपॉर्चुनिटी दुनिया में टेक्नोलॉजी की जो चेंजेस हुई हैं उसकी वजह से क्रिएट हुई है, वो ये है कि पाकिस्तान में बड़ा मैसिव रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो मसला है उसमें एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। 16 बिलियन डॉलर की हमने एनर्जी इंपोर्ट की थी पिछले साल में। मैं इसी तरफ आ रहा था कि आपने एनर्जी की बात की, और मैं चाहूँगा कि यहाँ फैसल बंगाली साहब को बॉल देते, इनसे लेते कि जी एनर्जी सेक्टर का जो क्राइसिस है वो कितना बड़ा, कितना गंभीर है फैसल साहब, और उससे निकलने के लिए हुकूमत क्या कर रही है, इसकी अब तक की पॉलिसीज़ क्या रही। क्योंकि हमने 2-3 चीज़ें देखी जिस पे लोगों ने नोट किया कि फर्नेस ऑयल का बुरहान खड़ा हुआ, जो गैस की कीमतों में तो खैर इजाफा कर दिया लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए था, जिसकी तवक्को की जा रही थी। बिजली के नर्ख अभी तक रोके हुए हैं लोगों ने, ठीक है ना। गर्दिशी कर्जे का पहाड़ वैसे ही है, उसको एड्रेस नहीं किया गया। तो क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, गर्दिशी कर्जा तकरीबन 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ यानी कि तकरीब 1 खरब से भी ज़्यादा पहुंच चुका है, और उसकी जो बढ़ने की स्पीड है वो तकरीबन 1 अरब रुपए दिन के पहुंच चुकी है। ये चीज़ अनसस्टेनेबल है। अगर हम इसकी रूट कॉज की तरफ जाएं कि ये क्यों हो रहा है, तो मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो पिछले 3 साल से जहां ओगरा की नेपरा की जो रिकमेंडेड इंक्रीज़ इन टैरिफ है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और उसकी वजह से एक खसारा क्रिएट होता गया। फिर उस खसारे को फाइनेंस करने के लिए दूसरा खसारा लिया गया, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। दूसरी आगे जाके जो मुझे एक बहुत बड़ी जो चीज़ नज़र आ रही है कि हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होने वाली की कैपेसिटी हो जाएगी। हमें जो इंडस्ट्री है, जो यूज़र्स हैं, उनको इनकरेज करना है टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम जो गवर्नमेंट ने इस वक्त एक इकदाम किया था जिससे मैं एग्री नहीं करता, जो उन्होंने गैस के रेट जो इंडस्ट्री के लिए कम कर दिए थे। गैस के रेट कम करने की जगह उनको वो सस्ती इलेक्ट्रिसिटी दें। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होगी तो हमारी जितनी हमें रिक्वायरमेंट है गैस का रेट बढ़ाने की, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी जो हम रेट इंक्रीज़ जो देख रहे हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से है, जो हमें देनी पड़ेगी इन पावर प्लांट्स को। अगर उनका यूसेज बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा कंज्यूम होंगे तो हमें इतना बड़ा जो है रेट इंक्रीज शायद ज़रूरत भी ना पड़े। और जो एक्सेस गैस है हमारी, वो हम दूसरी इंडस्ट्रीज़ को जैसे फर्टिलाइज़र है फॉर इंस्टेंस, जो आज हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, वो हम एक्सेस गैस अगर उनको दे दें तो हम वहाँ से अपनी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र की कीमत अगर थोड़ी नीचे आएगी तो हमारी एग्रीकल्चर को भी बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो ये कुछ इक़दाम हैं जिससे हम कुछ इमीडिएटली हासिल कर सकते हैं, मिल सकता है। आसिफ साहब, तो ये आपका इनिशियल क्वेश्चन था कि जी मैं ज़रा चाहूँगा आसिफ से मैं एक चीज़ पे कमेंट ले लूँ, फिर मैं आता हूँ आपकी तरफ। ये जो लोग कहते हैं कि जी बिजली की कीमतों में इजाफा कर दें, अच्छा इसका ये तो दो धारी तलवार है, क्योंकि हमारे यहाँ रिकवरी जो है वो उस तरह से नहीं होती, चोरी बिजली की बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बिजली आप जितनी महंगी करती जाएंगे तो उससे तो और ज़्यादा जो है वो गैप जो है वसूलियाबी का बिल्स का और बढ़ने का खदशा है। तो ये जो हिकमत अमली है कि जी आसान उसका है बिजली के बिल बढ़ा दो, उन्हीं लोगों की आप गर्दन दबाएं कि जो बेचारे बिल देते हैं, कुछ 2-4 शहर हैं आपके, वहाँ पर आप लोगों पे जोर डालें। तो ये कितनी दुरुस्त हिकमत अमली है? जी
देखिए आमिर साहब, पहली बात तो ये है कि एक जो बड़ा क्रिटिसिज्म शायद इस गवर्नमेंट पे किसी हद तक जस्टिफाइड भी होगा, वो ये कि हाँ। उसने पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट नहीं की। और पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, जिनका शायद ये रोल होना चाहिए कि वो आके रीजंस एक्सप्लेन करें कि पाकिस्तान की बिजली की जनरेशन की कॉस्ट कितनी है और उसमें इजाफा जो करने की जरूरत है वो क्यों है। पिछले कुछ सालों में जो पाकिस्तान में पावर के प्लांट्स लगाए गए हैं, वो जो हमारी डिमांड शायद थी उससे कहीं ज्यादा लगा दिए गए हैं, और मजीद बेतहाशा प्लांट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये सारे प्लांट्स जो हैं, इनकी टैरिफ के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक, आपको इनका फिक्स रेंटल पे करना है, चाहे आप प्लांट को चला रहे हैं या नहीं चला रहे। जिस तरह आप गाड़ी कभी लीज पे लेंगे तो आपको गाड़ी की लीज पेमेंट करनी है रिगार्डलेस ऑफ के गाड़ी चला रहे हैं या नहीं चला रहे। लेकिन अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको उसकी फ्यूल की कॉस्ट भी उठानी पड़ेगी। तो इन प्लांट्स के साथ यही है कि आप अगर इनको चलाएं या ना चलाएं, आपको इनकी कैपेसिटी पेमेंट करनी है। जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव, एक पाकिस्तान में जो 1320 मेगावाट का इम्पोर्टेड कोल का प्लांट होता है, उसकी सालाना जो कैपेसिटी पेमेंट है वो 50 अरब रुपए है। 2 प्लांट्स ऑपरेशनल हो चुके हैं, मजीद काफी सारे प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। एक RLNG का 1200 मेगावाट का जो प्लांट होता है, उसकी सालाना कैपेसिटी पेमेंट जो है वो तकरीबन 22-23 अरब रुपए या 25 अरब के करीब होती है। 3 प्लांट ऑपरेशन हो चुके हैं, चौथा ऑपरेशन होने जा रहा है। तो ये सारी जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, जिसका सालाना पूल तकरीबन NTDC के लिए 250 अरब रुपए से 250 अरब हुआ करता था आज से 2 साल पहले तक या 3 साल पहले तक, वो अब तकरीबन 750 अरब तक जा रहा है। अब ये ना PTI गवर्नमेंट की लगाए हुए प्लांट्स हैं, ना इनकी पॉलिसी है, लेकिन ये कॉस्ट बहरहाल कंज्यूमर से रिकवर करनी है। जो ये एक आर्गुमेंट होता है ना कि आप बिजली के रेट्स ना बढ़ाएं और गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, ये सब्सिडी जो होती है ये एक इल्यूजन होती है। किसी न किसी फॉर्म में सरकार वसूल कहीं और से कर लेगी, इकोनॉमी को रन कर रही है, वो आप ही लोगों ने ही, पब्लिक ने ही पे करना है किसी और फॉर्म में। तो आप किसी और शेप ऑफ फॉर्म में आपने ये कॉस्ट उठानी है। इसीलिए बेहतर ये है, जो इनकी जो 2 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, बल्कि है एक मिनिस्ट्री जिसके 2 डिविजन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, उसको एक बड़ी अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, मीडिया से इंटरेक्ट करने की जरूरत है। हमारे यहाँ बेतहाशा डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिनमें फैक्ट्स। अच्छा, वो आपने एनर्जी के 2 उसकी बात की, शोबों की बात की, मिनिस्ट्रीज के 2 रुख की, तो उसमें मुझे फर्नेस ऑयल पता नहीं क्यों याद आ जाता है कि उस पर अच्छा खासा बुरान खड़ा हो गया था। और मैं चाहूँगा कि फैसल बंगाली साहब पहले इस पर कमेंट करें, फिर आप अगर इस पर कुछ इजाफा करना चाहें। जी फैसल साहब, वो रह गया था कि वो तो एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था जी, और इसी दौर हुकूमत में हुआ है, वो मुस्लिम लीग नून के दौर की बात नहीं है जी। देखिए, ये तो हम जी, ये पिछले साल भी हो चुका था, यही बहरान पिछले साल भी क्रिएट हुआ था। ये इस साल ये आर्टिफिशियली वापस पिछले महीने क्रिएट हुआ है। लेकिन ये जब से RLNG के प्लांट आए हैं तो फर्नेस ऑयल से जनरेशन जो है ये तो अनवायबल हो गई है। फर्नेस ऑयल की जो जनरेशन की कीमत है वो तकरीबन 14 रुपये यूनिट आती है, जबकि RLNG की कीमत तकरीबन 7 से 8 रुपये के करीब आती है। तो फर्नेस ऑयल के प्लांट तो उसी वक्त चलने चाहिए जब बहुत ही सख्त ज़रूरत हो, वरना उसके अलावा ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके बावजूद हमने अक्टूबर के महीने में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी जो है वो इंपोर्ट कर ली है फर्नेस ऑयल की, जबकि जो ऑलरेडी हमारे लोकली जो हमारी रिफाइनरीज जो फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस कर रही थी वही हमसे यूटिलाइज नहीं हो रहा था। तो अब जाके गवर्नमेंट ने फाइनली उस पर बैन लगाया है। इसकी वजह से जो एक बहुत बड़ी क्राइसिस जो क्रिएट होती है जब फर्नेस ऑयल एक्सेस हो जाता है और रिफाइनरी नहीं चल सकती कैपेसिटी पे अपनी, तो वो पीछे से ऑयल एंड गैस की जो ज़खायर जो OGDC और PPL जो निकाल रहे हैं उनको वो स्लो कर देती है, जिसकी वजह से आपकी गैस प्रोडक्शन भी गिर जाती है। और जब गैस प्रोडक्शन गिरती है तो आपने देखा था 2 हफ्ते पहले जो क्राइसिस आया था और एकदम से लोड शेडिंग करनी पड़ी थी। तो ये तो एक बहुत ही बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई है। मिसमैनेजमेंट आसिफ साहब, फ्यूचर में तो सिर्फ इसका यही रास्ता है कि हम जो गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लियरली कह दिया है कि अब फर्नेस ऑयल की तरफ हम जाएंगे ही नहीं, फ्यूचर में कोई फर्नेस ऑयल का प्लांट लगेगा नहीं और हमें ज़रूरत नहीं है। और रिफाइनरीज जो हैं वो अपने आप को अपग्रेड करें और फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस करना ख़त्म करें और हाई ग्रेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालें। अच्छा आसिफ साहब, ये जो हुआ, अब ये बयान आया हुकूमत का, मगर ये कहते टू लिटिल टू लेट, जब बुरान पैदा हो गया, नुकसान हो गया, तो हाय उजूद पशेमा का पशेमा होना वाली बात है जी। नहीं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और जिस तरह फैसल ने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया, मैं आपको सिर्फ नंबर्स बता देता हूँ कुछ। हाँ। पाकिस्तान में तकरीबन सालाना
फर्नेस ऑयल की कंजम्पशन पावर जनरेशन में 9 से 9.5 मिलियन टन के करीब थी, जिसमें से 6 मिलियन टन हम इंपोर्ट कर रहे थे और 3 से 3.5 मिलियन टन हमारी लोकल रिफाइनरीज प्रोसेस करके बना रही थी। अब अचानक से जिस तरह ऑल्टरनेट फ्यूल्स के प्लांट्स आना शुरू हो गए जो कि सस्ती जनरेशन करते हैं, और पाकिस्तान में एक मेरिट ऑर्डर स्टैब्लिश्ड है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स है उस मेरिट ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि मेरिट ऑर्डर में फर्नेस ऑयल के प्लांट्स बहुत नीचे चले गए तो वो प्लांट्स चलना बंद हो गए, जो कि सही पॉलिसी है, बंद हो जाने चाहिए थे जब वो मेरिट ऑर्डर में नहीं आ रहे। लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने ना ये प्लान किया, और हम जबकि एक एपिसोड देख चुके थे, पाकिस्तान में बड़ा सीरियस क्राइसिस फर्नेस ऑयल के ग्लट की वजह से क्रिएट हुआ 2017 के एंड में, तो 2018 में हमें बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। और जहां तक मुझे मालूम है, इस गवर्नमेंट के इल्म में या मिनिस्ट्री के इल्म में था जब ये नई गवर्नमेंट भी आई है कि ये पोटेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो सकता है दोबारा से, जो पिछले साल हुआ था। उसके बावजूद 2018 अक्टूबर और नवंबर में फर्नेस ऑयल इंपोर्ट हुआ, और अभी तक मेरे इल्म में नहीं है कि क्या किसी ने ये अकाउंटेबिलिटी हुई कि ये फर्नेस ऑयल क्यों इंपोर्ट किया गया। दूसरी बात जो फैसल ने कही कि रिफाइनरीज को अपने आप को तैयार करना है, देखिए रियलिटी ये है कि रिफाइनिंग पाकिस्तान का एक लार्जली गवर्नमेंट पॉलिसी ड्रिवन रेगुलेटेड या सेमी रेगुलेटेड सेक्टर है। ये रिफाइनरी ऑन देयर ओन डिसाइड नहीं कर सकती जब तक क्लैरिटी ना हो। जब तक क्लैरिटी ना हो। आसिफ साहब जरा सा मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि यहाँ पे नाजरीन लेना एक वक्फा, और बड़ी अच्छी बात की कि भाई फर्नेस ऑयल की ज़रूरत नहीं थी, इंपोर्ट हो गया पीटीआई के दौर हुकूमत में, उसका भी एहतसाब हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इस पर बात करनी चाहिए, हमें इस इशू को उठाना चाहिए। यहाँ पे लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे तो बात होगी कि इस्लाहात का शोर बहुत है, तो क्या वाकई कोई इस्लाहात हो रही हैं, कोई ऐसे पॉलिसी के फैसले सामने आए हमारे या नहीं, बात होगी वक्फे के बाद। जनाब, पाकिस्तानी मईशत को इस्लाहात की ज़रूरत है, और इस्लाहात का शोर हर तरफ बरपा है, और आज से नहीं पता नहीं कितने बरस दिहाइयाँ हो गई हैं, लेकिन इस्लाहात हो के नहीं देती। पीटीआई हुकूमत के एजेंडे पर भी इस्लाहात हैं। फैसल साहब फरमाइएगा कि क्या वाकई कुछ इस्लाहात आपको लगता है कि पाइपलाइन में है, कुछ इस पर अमल दरामद हो रहा है, किन जो है जो सेक्टर्स हैं इनके लिए तरजीही बुनियादों पर वहाँ पर इनको फोकस की ज़रूरत है? जी आमिर साहब, सबसे बड़े अगर आप मुझसे फंडामेंटली पूछेंगे कि हम सबसे बड़ी इस्लाहात की कहाँ ज़रूरत है, वो तो हम कहेंगे कि जो हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है, हमने वहाँ तो कोई अटेंशन पे ही नहीं किया पिछले 40 साल में। हम किसी पिछली हुकूमत को भी छोड़ दें, वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ना हमने उसके लिए एजुकेशन में कोई इन्वेस्टमेंट की है पिछले 40 साल में, ना हमने उसकी कोई हेल्थ केयर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की है, ना हमने कोई उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कोई सिस्टम की। तो हमने हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा सबसे बड़ा जो एसेट है, हमने उसको बहुत ही बुरी तरीके से निगलेक्ट किया है पिछले 40 साल में। और अगर हम इमरान खान साहब की देखें, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनका फोकस, जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, वो सोशल सेक्टर ही है। उन्होंने पिछले जो काम किए हैं, जो हॉस्पिटल बनाए हैं, जो कॉलेजेस बनाए हैं, उनका फोकस वो है। तो वो अपनी तरफ से तो उनका फोकस, और जब भी आप उनकी कोई स्पीच सुने पॉलिसी की, तो वो उनका फोकस उधर ही है कि हम मुझे पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें पॉवर्टी से निकालना है। तो उनका फोकस तो सही है, लेकिन उधर पहुँचेंगे हम किस तरह, वो एक रास्ता जो है वो इस गवर्नमेंट ने अभी तक डिटरमिन नहीं किया। अभी तक उनको हम थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, 3-4 महीने ही हुए, लेकिन ये सबसे बड़ा जो इनका वो होगा, वो जो इस्लाहात का फैसला होगा, वो हम उस रास्ते को अमल दरामद हम किस तरह करेंगे। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर हमने फोकस करना है। ये बड़ा आपने अहम बात की कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल कुंजी है तरक्की की, लेकिन अलमिया ये है कि जब सुस्त माशी नमू होगा तो आपके पास पैसे ही नहीं होंगे लगाने के लिए कि लोगों को गुर्बत से निकालें, उनकी तालीम पे खर्च करें, सेहत पे खर्च करें। तो वो जो सोशल एजेंडा है, जो मैंने अपने इब्तिदाइये में भी कहा था कि जी नौकरियां देना लोगों को, बेरोज़गारी का खात्मा करना, नए मकानात बनवाना जिन्होंने वादा किया हुआ है, आसिफ साहब उसमें तो किसी पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। और वो जो पर्दा राज में है इनकी इस्लाहात की पॉलिसीज़ क्या हैं अब तक, वो तो सवाल है अपनी जगह। जी देखिए आमिर साहब, मैं बिल्कुल फैसल की बात से एग्री करता हूँ। आई थिंक जो फिलोसॉफिकल लेवल पे इनके आइडियाज बिल्कुल सही हैं। गवर्नेंस इंप्रूव होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और जो प्राइम मिनिस्टर है उनका कोर फोकस, कोर स्ट्रेंथ भी यही है।
आपकी बात सही है कि जब नियर टर्म में हम जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जो पॉवर्टी है वो किस तरीके से रिड्यूस होगी, जो इनकी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरीके से होंगे। जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन किया कि सबसे ज्यादा रिसोर्स या स्लैक जो इस वक्त अवेलेबल है वो आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। आपने पार्टनरशिप्स करनी होंगी प्राइवेट अच्छा, सेक्टर मुझे के एक साथ। सवाल है आपसे। हमें पता है कि जब इमरान खान साहब हिज़्ब इख्तिलाफ में थे और अपनी कैंपेन लीड कर रहे थे, तो एक शख्स है कि जिन्हें पता था कि जी मेरी मिनिस्ट्री ये होगी, वो वज़ीर ख़जाना साहब थे, सद उमर साहब थे। इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। तो वहाँ पर जो एक होता है ना कि आप पहले से पॉलिसी बनाकर आते हैं, अब ये लग रहा है कि अब टास्क फोर्स जो है वो अब बन रही है, अब पॉलिसीज़ पे गौर हो रहा है। तो एक होता है कि जनाब जब आपको पहले से पता था, बल्कि आपको आगे खड़ा कर दिया गया था, हमारे एक वो माहिर माशियात दोस्त हैं कि जी पहले से आपको पता था, तो आपके पास तो प्लान होने चाहिए थे और वो प्लान हमें नज़र नहीं आ रहे, बहुत स्लो है। जी आसिफ। देखिए, एक तो आउटसाइड व्यू होता है, वो हमेशा जब तक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आते आपको रियलिटी सही तरीके से एक्सटेंट ऑफ डैमेज नहीं पता चलता। दूसरा ये कि गवर्नमेंट्स के दो लेयर्स होते हैं ना, एक तो पॉलिटिकल लेयर होता है जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं, उसके नीचे एक ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पिछले कई डेकेड से, और मेरा ख्याल है काफी किताबें डॉक्टर इशरत की भी मौजूद है इस मौजूद पे लिख चुके हैं, हमारे यहाँ क्योंकि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इस कदर ज्यादा कमजोर हुई है, कमजोर हो गई है कि ये बहुत सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं कि फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करना है या नहीं करना है, या एलएनजी इंपोर्ट करना है नहीं करना, ये मिनिस्टर्स के लेवल की बातें नहीं थी, ये तो आपकी ब्यूरोक्रेसी या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चीजें होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हो पाती। तो आपके यहाँ जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट क्रिएट हो गया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स आपकी की मिनिस्ट्रीज और पोजीशंस में ना होने की वजह से, वो एक बड़ा चैलेंज है। अब इनकी जो ये फिलॉसफी है कि लोग मतलब अभी तक लग रहा है टास्क फोर्सेस ये सारी वॉलंटरी सेटअप्स बने हुए हैं। आपको बहरहाल अगर आपने सही तरीके से कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना है और अच्छे लोगों को लेके आना है की पोजीशंस के अंदर, लेकिन वो हौसला तो नहीं हो रहा है जिस तरह के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और इतराज़ात हो रहे हैं वजारत ख़जाना में, तो वो तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे कि आप सही टीम का इंतखाब कर पा रहे हैं। कोई मुस्तकबिल का वसीम अकरम और वक़ार यूनुस तो नहीं आ रहा टीम में। जी आसिफ, फिर मैं फैसल साहब से एक और मौजू पे बात शुरू करूँगा। कोई कमेंट? जी 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 मेरा ख्याल है खैर अभी तक अपॉइंटमेंट्स कम हुई हैं, अभी एससीसीपी में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जो कि बनिस्बत बेहतर हुई हैं। चेयरमैन मेरा ख्याल है कि मार्केट के एक्सपीरियंस के लोग हैं जिनको अपॉइंट किया गया है, तो उसके लिहाज से अभी तक ये अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्री में अभी तक खास अपॉइंटमेंट्स हुई नहीं है, जिसका हमें ज्यादा अफसोस है कि अभी तक आपने अपॉइंटमेंट्स की नहीं है। नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट की एक खबर आई थी कि वो उनकी अप्रूवल हुई है, लेकिन अभी तक फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं, स्पोक्स पर्सन की हुई है, उसके ऊपर लोग इतराज कर रहे हैं। जो स्पोक्स पर्सन है आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री के रखे, उस पे है लोगों को इतराज। खैर मेन एग्जीक्यूटिव पोजीशंस जो है ना वो ज्यादा मैटर करती हैं। ये स्पोक्स पर्सन तो मैं नहीं जानता, लेकिन आई थिंक जो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस हैं जिन्होंने फैसले करने हैं की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उनकी अपॉइंटमेंट जब सामने नजर आएंगी तब पता चलेगा। देखिए, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, आपको टीम चाहिए होती है, और टीम जब तक अच्छी नहीं बनेगी, स्ट्रांग नहीं होंगे, आप खुद कुछ नहीं कर सकेंगे। दुरुस्त। अच्छा फैसल साहब, मैं चाहूँगा ज़रा सा मौजू बदलते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, अब सुन ये रहे हैं कि जी पिछले 10 साल की जो इसकी कारकर्दगी थी, सबसे बुरी जो रही है वो आखिरी जो हमारी सहमाही है, लेकिन रवा जो सहमाही उसमें रही है। क्या वजह है इसकी? क्यों इतना जो पिछले 3 महीने में स्टॉक्स में इतनी पिटाई हुई है इन्वेस्टर्स की, क्या वजह है? थिंक जो ये उसकी सबसे बड़ी वजह तो वही होगी जो हमने इनिशियली डिस्कस की थी कि जो इंटरेस्ट रेट्स बहुत रैपिडली जो बढ़े हैं पिछले 3 महीने में। 1% रेट बढ़ा था अक्टूबर में और फिर 1.5% पिछले महीने भी बढ़ गया। तो ये 2.5% इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा है उसने काफ़ी धचका दिया स्टॉक मार्केट को। एसेट प्राइस वैल्यूएशन, जो एसेट्स की जो वैल्यूएशन है वो गिर जाती है अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएं। अब लेकिन लोगों को सोचने की जो बात है वो ये है कि अगर वो ये सोचेंगे ये इंटरेस्ट रेट्स कितने टाइम के लिए बढ़ें, अगर वो समझ रहे हैं कि ये 3-4 साल तक ये हाई रहेंगे तो फिर सही है, फिर तो वैल्यूएशन और भी गिर सकती हैं यहाँ से। लेकिन अगर जैसा मेरा अपना व्यू है कि ये इंटरेस्ट रेट्स जो हैं ये टेम्परेरी बढ़ें, ये 6-7 महीने में हम देखेंगे कि ये इधर आज से नीचे होंगे जहाँ आज इंटरेस्ट रेट्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट में इन्वेस्ट करने की, जो आई थिंक पिछले 10 साल बाद ये जो हम वैल्यूएशन देख रहे हैं 10 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी आई थी जो आज आई हुई है। जनाब आसिफ साहब, आप क्या कहते हैं, क्या राज है स्टॉक मार्केट के गिरने में? देखिए, तो मेरा ख्याल है फैसल ने बड़े अच्छे तरीके से कवर कर ली। मैं क्विकली अगर सिर्फ कैश को कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि आपकी मार्केट को, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देंगी। पहली बात तो ये कि जरा गवर्नमेंट की साइड से जब भी स्टॉक मार्केट की बात होती है एक एटीट्यूड, जरा कैवलियर एटीट्यूड नजर आता है
कि बाकी हमें बता दिया था कि बाकी मार्केट्स कितनी कितनी गिरी हैं। पाकिस्तान इतनी ज्यादा ग्लोबली इंटीग्रेटेड मार्केट नहीं है, तो हम काफी हद तक एक आइलैंड है पूरी दुनिया में जिसके अपने डायनामिक्स होते हैं, जो अपने रीजंस की वजह से बढ़ती है और अपने रीजंस की वजह से घटती है। तो यहाँ लोकल सेंटिमेंट्स जो हैं, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि कुछ पॉजिटिव खबरें आती हैं, उसके बाद एक नेगेटिव शॉक आ गया बहुत बड़ा। शॉर्ट टर्म रेट्स बढ़ना तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन आप जब लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स बढ़ा दें तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आता है। तो इसका मतलब तो ये हो रहा है कि मार्केट में एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो सही मैनेज नहीं हो रही। आप कुछ काम कर सकते हैं जो आप लोगों को कॉन्फिडेंस देंगी। फॉर एग्जांपल, पिछले 2 साल से हम के इलेक्ट्रिक की डील सुन रहे हैं कि वो ट्रांजैक्शन हो रही है, शंघाई इलेक्ट्रिक इंटरेस्टेड है। शंघाई इलेक्ट्रिक का पाकिस्तान में आना एक बड़े इन्वेस्टर का एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होगा दुनिया को। आप इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट कर सकते हैं। शंघाई इलेक्ट्रिक को आप गाइडलाइंस दे सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, क्योंकि आसिफ क्योंकि अब हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं, मेरे पास एक सवाल है जो मैं दोनों हजरात से करूंगा और मैं चाहूंगा जल्दी रैप अप करें। 2019 को आप कैसा देख रहे हैं पाकिस्तानी मईशत के लिए? आसिफ साहब पहले आप बताइए, क्या चैलेंजेस, क्या मौके विद इन अ मिनट? जी मेरे ख्याल से हम इस वक्त 2018 से इंशाल्लाह बेहतर साल देखेंगे 2019। इस वक्त हमारा मकसद जो है वो ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें या डिटरमिन करें कि फेलियर हुआ है कि नहीं हुआ। कुछ मिसस्टेप्स जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कुछ हुए हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि डायरेक्शन क्लियर हो जाए। कुछ फैसले जो एनर्जी सेक्टर के हैं वो उनको आप जरा एक्सपेडाइट करें, लोगों में अवेयरनेस जरा ज्यादा क्रिएट करें। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। एक अच्छा जो पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट हुई है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस काफी नीचे आई हैं, उसने हमारे लिए रिलीफ प्रोवाइड किया। तो होपफुली इंशाल्लाह 2019 क्विकली जनाब फैसल साहब, आप कैसा देख रहे हैं 2019 को? मैं भी कुछ आसिफ के साथ अग्री करूंगा। मेरे ख्याल में 2019 जो है इन्वेस्टर्स के लिए, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए एटलीस्ट पिछले 2 सालों से तो बहुत बेहतर साल होगा। लोग बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो गए हैं इस वक्त स्टॉक मार्केट में। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो उसी वक्त होती हैं जब बहुत ज़्यादा लोग पेसिमिस्टिक होते हैं, उसी में ही अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। और अपॉर्चुनिटी हमें ये अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर में से भी पाकिस्तान को उसमें से भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो हम एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो डिवैल्यूएशन ऑलरेडी गवर्नमेंट कर चुकी है उससे भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शंघाई इलेक्ट्रिक की अगर बहुत डील शुक्रिया फैसल बंगाली साहब और आसिफ हाँ कुरैशी साहब के आपने प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। नाज़रीन, यकीनन जब बुरहान होता है तो उसमें मौके भी होते हैं, और जो ज़हीन क़यादत होती है वो हर बुरहान को जो है वो अपने हक़ में इस्तेमाल करना जानती है। तो खुदा करे असद उमर साहब, इमरान खान साहब, उनकी जो टीम है वो इन मौक़ों को, इन जो बुरहान है उसको मौक़ों में तब्दील कर सके, और 2019 जो हो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर साल हो, माशी महाज पर भी और सियासी महाज पर भी। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।